नमस्कार दोस्तों, टाइमलेस हिस्ट्री सागर चैनल में आपका स्वागत है। आई होप बढ़िया होगे आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। 1 चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है पाषाण काल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पाषाण मतलब पत्थर और काल मीन्स समय, यानी कि पत्थरों का समय। जब मानव का जीवन पत्थरों पर बहुत ज़्यादा आश्रित था तो उस काल को हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। जैसे कि मनुष्य पत्थरों की गुफाओं में रहता था, पत्थरों से शिकार करके खाता था और पत्थरों से ही वो अपनी सुरक्षा करता था। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि मनुष्य उस समय पत्थरों पर ही ज़्यादा डिपेंड था। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताई थी इतिहास में कि काल के अनुसार हम इतिहास को 3 भागों में पढ़ते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था, बल्कि प्रातात्विक स्रोतों के आधार पर ही हमें जानकारियां प्राप्त हुई थी, तो उस काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो उसी प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण काल को पढ़ते हैं। ओके, वही मैंने सेकंड क्या बताया था, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने क्या बताया था कि जहां हमें लिखित स्रोत तो प्राप्त हुए, लेकिन हम उन लिखित स्रोतों को पढ़ नहीं पाए, तो उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं। वही तीसरा क्या बताया था मैंने, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में मैंने क्या बताया था कि हमें लिखित स्रोत भी प्राप्त हुए और हम उन लिखित स्रोतों को पढ़ भी पाए, जैसे कि ग्रंथ वगैरह। तो ऐतिहासिक काल में हम वैदिक काल से अभी तक का इतिहास पढ़ते हैं। तो आज हमें पाषाण काल पढ़ना है, और पाषाण काल हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, तो पाषाण काल की डेफिनेशन समझ में आ गई कि जिस काल में मनुष्य पत्थरों पर बहुत ज्यादा आश्रित था, उस काल को हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और इसी पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की शुरुआत सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा किया गया। सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ही मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला उपकरण हैंड एक्स खोज निकाला। इसीलिए भारत में प्राग ऐतिहासिक काल के खोज का जनक हम किसे मानते हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट को ही मानते हैं। इसके बाद लगातार खोजें होती रहीं और इसके बाद रॉबर्ट ब्रूसफुट के ही मित्र विलियम किंग ने अतिरम पक्कम से पूर्व पाषाण काल से संबंधित उपकरण खोज निकाले। इसके बाद 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में खोज हुई और एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में अनुसंधान किया और वहां से भी पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में खोज हुई, और कहाँ पे हुई, बेलन घाटी में, और वहां से भी पूर्व पाषाण काल से संबंधित 44 पुरास्थल प्राप्त हुए। तो इस तरीके से लगातार खोजें होती रही और पाषाणों से निर्मित बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए। तो पाषाणों से निर्मित बहुत सारे उपकरण, हमें बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए, तो उस अधिकता के कारण, तो इसी तरह लगातार खोजें होते रही, धीरे धीरे बहुत सारे उपकरण खोजे गए। तो जब पाषाणकालीन सभ्यता की खोज शुरू हुई तो पत्थरों से बने उपकरण बहुत अधिक संख्या में प्राप्त हुए, और उसी अधिकता के कारण इतिहासकारों ने पाषाण युगीन संस्कृति को 3 भागों में विभाजित कर दिया उपकरणों के आधार पर। तो उपकरणों के खोज के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का टाइमिंग पीरियड 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। वही मध्य पाषाण काल का टाइमिंग पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व माना जाता है। और वही नव पाषाण काल का टाइमिंग पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व माना जाता है। आप लोग देख रहे हो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का जो टाइमिंग पीरियड है वो साथ साथ चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब पाषाण काल का विभाजन किया गया था तो सिर्फ पूर्व पाषाण काल
पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल था, ये मध्य पाषाण काल नहीं था। आगे चलकर इतिहासकारों ने जब खोज की तो पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच कुछ परिवर्तन देखने को मिला इतिहासकारों को। तो उसी परिवर्तन के कारण इतिहासकारों ने उस परिवर्तन काल को एक नया नाम दे दिया, मध्य पाषाण काल। इसीलिए हम पाषाण काल को 3 भागों में पढ़ते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आगे चलकर जब पूर्व पाषाण काल के जब हमने उपकरण देखे तो उन उपकरणों में भी परिवर्तन देखने को मिला, उनके पत्थरों में परिवर्तन देखने को मिला और उनके आकारों में परिवर्तन देखने को मिला। तो इसीलिए इतिहासकारों ने पूर्व पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया, पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। पूर्व पुरा पाषाण काल के जो औजार थे वो थे हस्त कुठार, खंडक और विदारणी। और मध्य पुरा पाषाण काल के जो उपकरण थे वो थे फलक। और उच्च पुरा पाषाण काल के जो उपकरण थे वो थे तक्षणी और खुरचनी। तो उपकरणों की भिन्नता के कारण पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया, पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इसके बाद हम पाषाण काल के तीनों भागों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पूर्व पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर नव पाषाण काल पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग हम पूर्व पाषाण काल से करते हैं। पूर्व पाषाण काल शब्द प्राचीन और पाषाण शब्द से बना है और मनुष्य ने सबसे ज्यादा पत्थरों का यूज यहीं पे किया है। तो पूर्व पाषाण काल की विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या क्या है। पूर्व पाषाण काल की पहली विशेषता देखिए, जीविका का आधार। जीविका का आधार क्या था? मनुष्य यहाँ पर शिकार पर निर्भर था, खाद्य संग्रह करता था, कंदमूल फल वगैरह संग्रह करते रहता था वो खाने के लिए। दूसरी विशेषता क्या है? निवास स्थान। तो निवास स्थान कैसा था उसका? अस्थायी था। मनुष्य यहाँ पे एक स्थान पर नहीं रहता था, वो जंगलों में निवास करता था, जंगलों की गुफाओं में रहता था, क्योंकि मनुष्य यहाँ पे क्या करता था? शिकार करता था। तो शिकार की खोज के लिए वो यहाँ वहां भटकते रहता था, जहाँ पे उसे शिकार मिलता था और उसी शिकार के अनुसार वो अपना स्थान बना लेता था, गुफाओं में रहता था। लेकिन मनुष्य यहाँ पे टोलियां बनाकर रहा करता था, क्योंकि जंगलों में रहता था तो जंगलों में जानवर रहते थे, अगर वो अकेला रहेगा तो जानवर उसे खा जाएंगे, इसीलिए वो क्या करता था? टोलियां बनाकर यहाँ पे रहा करता था। ठीक है। तीसरी विशेषता है उसकी भोजन। तो यहाँ का जो मानव था वो मांसाहारी था। ठीक है। शाकाहारी शाकाहारी भी कहेंगे क्योंकि कंदमूल फल वगैरह वो खाता था। ठीक है। लेकिन यहाँ का जो मनुष्य था वो कच्चा मांस खाता था। क्यों? क्योंकि आग की खोज तो हो गई थी, लेकिन मनुष्य यहाँ पे आग का उपयोग करना नहीं जानता था, इसलिए वो कच्चा मांस खाया करता था। अगली विशेषता है आविष्कार। तो अभी मैंने आप लोग को बताया कि किसकी खोज हो गई थी? आग की खोज हो गई थी, लेकिन मनुष्य यहाँ पे आग का उपयोग करना नहीं जानता था। नेक्स्ट विशेषता है औजार और उपकरण। तो पत्थरों के औजार और उपकरण बनते थे, अलग अलग पत्थरों के औजार बनते थे, जैसे कि क्वार्टजाइट और जैस्पर। इन पत्थरों के उपकरण और औजार बने गए। ठीक है। तो अलग अलग पत्थरों के औजार बने गए, इसीलिए मानव के द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण के आधार पर भी पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था, जैसा कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था। तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। और इन तीनों कालों में अलग अलग उपकरण देखने को मिले, जैसे कि निम्न पूरा पाषाण काल में हमें हस्त कुठार देखने को मिला, मध्य पूरा पाषाण काल में हमें फलक वाले उपकरण देखने को मिले और उच्च पूरा पाषाण काल में हमें तक्षणी खुरचनी देखने को मिली। ठीक है। इसके आगे हम पुरा पाषाण कालीन स्थल देख लेते हैं, प्रमुख स्थल कि पूरा पाषाण काल के कौन से प्रमुख स्थल थे जहां से खोजें हुई। तो पहला था पंजाब की सोहन नदी घाटी, जो कि पाकिस्तान में था। यहाँ से हमें चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोहन नदी घाटी से, जो कि कहाँ पे था? पाकिस्तान में था। दूसरा स्थल है मद्रास।
मद्रास के बदमदुरै तथा अतिरमपक्कम से सबसे पहले हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन में क्वेश्चन कि सबसे पहले हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मदमदुरै तथा अतिरमपक्कम से। और सबसे पहले जो हैंड एक्स प्राप्त किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। और कब किया था, 1863 में। ये अभी मैंने बताया था। इसके बाद जो नेक्स्ट स्थल है वो है बेलन का लोहंदा नाला क्षेत्र। यहाँ से हमें मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है खुदाई के दौरान। तो ये कुछ प्रमुख स्थल थे जहाँ से खुदाई के दौरान, खोज के दौरान ये सारी चीज़ें मिली। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।